Assalamualaikum. I hope you guys are doing well. This is lecture number 19 of our May June 2026 सीरीज। तो हम लोगों ने फोर्सेस स्टार्ट किया था। फोर्सेस में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंप्लीट कर लिया है और जो सेकंड चीज़ हमने कवर करनी है फोर्सेस के चैप्टर के अंदर वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे जाने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें कवर करना है विच इज़ नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। ऑलराइट। अच्छा, अब बेसिकली देखो, जब एक चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है इस वक़्त, उसकी एग्ज़ाम्पल ले लो। जैसे मेरे दिमाग में इस वक़्त शवारमा आ रहा है, तो कोई भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप सोच सकते हो ना, अज़्यूम करो कि भाई उसके ऊपर एक से ज़्यादा फ़ोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब जैसे मेरे दिमाग में शवारमा आ रहा है, मेरे साथ एक बंदा खड़ा कर दो और हम दोनों को भूख लगी, हम दोनों शवारमा खींच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शवारमा मेरा है, वो कह रहा है शवारमा मेरा है, राइट? अब ज़ाहिर-सी बात है शवारमा उसकी तरफ जाएगा जो ज़्यादा ज़ोर लगा रहा होगा, वैसे तो मेरी तरफ ही आएगा। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं तो हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ये पता करने के लिए कि भाई वो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, है ना? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो बंदा ज़्यादा फोर्स लगाएगा उस तरफ मूव करेगा, वो बाजी ले जाएगा, वो शवारमा ले जाएगा, वो जीत जाएगा, है ना? इन दिस केस मैं ही जीतूँगा, वैसे तो मुझे भूख लगी हुई है। तो रिजल्टेंट में क्या होता है, व्हेनेवर देयर आर मोर देन वन फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं। अच्छा जी, अभी के लिए हम बात करते हैं अगर क्या हो अगर वो फोर्सेस पैरेलल हों। तो एज्यूम करो कि भाई एक शवारमा है। अब ये एक शवारमा है, तो ये इसको मैं खींच रहा हूँ, राइट की तरफ मैं शवारमे को खींच रहा हूँ और मेरे साथ एक और बंदा है, वो इस शवारमे को लेफ़्ट की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालना है ये ध्यान से देख लो। इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए? रिजल्टेंट मतलब कि भाई ये शवारमा किधर मूव करेगा और जो रिजल्ट दोनों फोर्सेस का रिजल्ट निकलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए यहाँ पर देखो ध्यान से। अब रूल ये है कि जब भी फोर्सेस आपस में पैरेलल हों, ठीक है, तो हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन से काम चला लेते हैं। क्या मतलब? अब देखो यहाँ पे दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, बिल्कुल हमारी फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल हैं। अब दूसरी चीज़ आपने देखना है इन एरोज़ के हेड। जैसे इसका 8 न्यूटन वाले का हेड जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है राइट की तरफ, और 4 न्यूटन वाला जा रहा है लेफ्ट की तरफ। अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम डायरेक्शंस हैं तो ऐड करेंगे। दोबारा सुन लो, इफ डायरेक्शंस आर ऑपोजिट वी सब्ट्रैक्ट द फोर्सेस, इफ डायरेक्शंस आर सेम देन वी ऐड देम। अब डायरेक्शंस ऑपोजिट है ना, तो हम करते क्या है कि बड़ी फोर्स में से छोटी को माइनस कर देते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट कितना होगा, 8 माइनस 4 विच इज इन दिस केस इज 4। अब डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? भाई डायरेक्शन वहाँ आएगी जो बंदा ज़्यादा जोर लगा रहा होगा, राइट? वहाँ पे मूव करेगा जो बंदा ज़्यादा जोर लगा रहा होगा, जिसकी फोर्स ज़्यादा बड़ी होगी। तो बड़ी फोर्स कौन सी है? 8 न्यूटन वाली फोर्स ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया ऊपर आपको कि फोर्सेस को ना न्यूटन से मेजर किया जाता है। जैसे मैथ्स को केजी में मेजर किया जाता है, पानी को मिलीलीटर में मेजर किया जाता है, और और बहुत सारी चीज़ें, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो फोर्स होती है उसको भी न्यूटन्स में मेजर किया जाता है। तो भाई जहाँ पे आपकी बड़ी फोर्स एक्ट कर रही है हम वो डायरेक्शन ले लेते हैं। तो ये रही आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, और आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी है, दैट इज़ 4 न्यूटन्स। ओके, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, अज़ानें हो रही हैं, अज़ानों के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, आगे आ जाओ। तो resultant force is the single force that results from the combination of two or more forces acting on an object, जो मैंने भी आपको बताया, और two forces are acting in the box to find out where will it move, we will find the direction of resultant force, जैसे हमने बताया। ठीक है। अच्छा, अब रूल्स देख लो। रूल्स हैं कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि भाई ये फोर्सेस का जो ये जो एरो होते हैं ना, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इनको एरो के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कोई नॉर्मल एरो नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब दो राज छुपे हुए हैं। और वो दो राज की बातें ये है कि ये जो लाइन होती है ना, लेंथ होता है एरो की, लेंथ होती है, सॉरी, होता नहीं है।
वो लेंथ आपको फोर्स की साइज बताती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लग रही होगी। और ये जो एरो होता है ना, ये जो हेड होता है, ये आपको बताता है डायरेक्शन कि फोर्स कहाँ लग रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई ये फोर्स लग रही है, तो आपको पता है कि फोर्स जो है वो कहाँ लग रही है, वो लग रही है राइट की तरफ। अगर मैं आपको ये एरो बना के दूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रही है। अगर मैं आपको ये फोर्स लगा के दूँ तो आप मुझे कह सकते हो कि भाई ये फोर्स जो है वो साउथ की तरफ लग रही है, ठीक है। और मैं अगर आपको रैंडमली 2 एरोज़ बना दूँ, मैं आपको फ़ोर्सेस का साइज़ भी ना बताऊँ, तो आप मुझे ऐसे ही बता सकते हो कि नीचे वाली फ़ोर्स का साइज़ बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, एरो की लेंथ बड़ी है। ओके? आई होप इट मेक्स सेंस। और एक और बात याद रखो कि रिजल्टेंट फ़ोर्स निकालने के लिए हमेशा अगर 2 फ़ोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, तो आप उनको ऐड कर देते हो, एंड अगर ऑपोज़िट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अगर डायरेक्शन की बात की जाए, अगर सेम डायरेक्शन में हैं, तो डायरेक्शन वही होगी जहाँ पर दोनों मूव कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन होगी बड़ी फोर्स वाली डायरेक्शन। जहाँ पे बड़ी फोर्स लग रही होगी ना, वहाँ पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बनेगी। अब मुझे पता है अभी ये चीज़ें इतनी अच्छी समझ नहीं आएंगी, बट विद एग्जांपल्स इट विल गेट बेटर। ओके, लेट्स सॉल्व अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू मेक श्योर कि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से शवारमा है, आई लव शवारमा। तो शवारमा के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है 10 न्यूटन की और एक है 5 न्यूटन की। अब वो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो याद रखो व्हेनेवर फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन हम उनको ऐड कर देते हैं। टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अपना प्यारा सा शवारमा ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद क्योंकि ऐड हो रही है ना, तो जहाँ पर ये दोनों एक्ट कर रही हैं वही हमारी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, और इसका साइज़ क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। जब 10 + 5 करेंगे तो 15 न्यूटन्स, 15 न्यूटन्स। और एक और बात याद रखो, अगर आप एरो को छोटा बनाते हो ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि 15 न्यूटन जाहिर सी बात है 10 से भी बड़ा होगा और 5 से भी बड़ा होगा, इसलिए आपको एरो बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ, ये आपको फोर्स का साइज बताती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा लड़ाई शुरू हो गई। अब क्या हुआ, शवारमे को फिर से 2 लोग खींच रहे हैं, और इस बार जो खींच रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। एक बंदा खींच रहा है शवारमे को लेफ्ट की तरफ, एक बंदा शवारमे को राइट की तरफ खींच रहे हैं। तो पहले हम अपना शवारमा नीचे बना लेते हैं, और फिर मेरे कॉन्सेप्ट याद करना कि मैंने क्या बोला था। मैंने कहा था अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट का रूल ये है कि बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देंगे। हम 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स 10 होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी ये ध्यान से देख लो। भाई डायरेक्शन वो होगी जहाँ पे बड़ी फोर्स एक्ट कर रही है। 10 न्यूटन की फोर्स बड़ी है कि 20 न्यूटन की? जाहिर सी बात है 20 न्यूटन की फोर्स बड़ी है और वो राइट की तरफ एक्ट कर रही है, तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो भी राइट की तरफ ही एक्ट करेगी, कुछ इस तरीके से। वो भी राइट की तरफ एक्ट करेगी, राइट। और एरो जो है 20 से छोटा बनाएंगे ये दिखाने के लिए कि भाई ये जो फोर्स है 20 से छोटी है, 10 न्यूटन्स की है। ऑलराइट, सो ये है 10 न्यूटन्स की फोर्स। ओके, अब और एग्जांपल्स देखते हैं। अब आ जाओ हमारी ऑफिशियल गाड़ी वाली पे। तो ये आपकी गाड़ी आ गई, ठीक है। आपसे कहा यह जा रहा है कि भाई ये गाड़ी के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट करेंगी। पहला है पीछे की तरफ 5 न्यूटन्स और आगे की तरफ 10 न्यूटन्स, ठीक है। आगे की तरफ 10 न्यूटन्स है। तो यहाँ पर देखो, रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालो। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पहले देखो कि क्या ये फोर्सेस पैरेलल हैं। बिल्कुल ये फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मामला यही रफा दफा कर सकते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम डायरेक्शंस है तो ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। अब सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दो, 5 न्यूटन आपका आंसर आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी बड़ी वाली फोर्स की डायरेक्शन, विच इज राइट। अच्छा, राइट। अब आगे ये सवाल देखो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्सेस ऊपर नीचे लग रही हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ आपने गौर करनी है कि क्या ये फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं? बिल्कुल दे आर पैरेलल। नाउ दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि क्या ये सेम डायरेक्शन में लग रही हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में? यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अब सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन्स। रिजल्टेंट फोर्स आ गई। डायरेक्शन वो होगी जहाँ पे बड़ी फोर्स एक्ट कर रही है, बड़ी फोर्स अपवर्ड्स एक्ट कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड्स बनेगी, अपवर्ड्स। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखो कि भाई जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स बनती है उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है। इन दिस केस शवारमा इस तरह मूव करेगा, इन दिस केस ये शवारमा इस तरह मूव करेगा, ये बंदा हार जाएगा क्योंकि इसने ज़्यादा जान नहीं लगाई, इस बंदे ने ज़्यादा जान लगाई है, तो ये शवारमा इस तरह मूव करेगा राइट की तरफ। ये गाड़ी जो है इन दिस केस यहाँ पे राइट की तरफ मूव कर रही है और ये बॉक्स जो है इन दिस केस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हमेशा याद रखो कि भाई जहां पर आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बनती है वहां पर आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है। आ जाओ कुछ दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ों को ना मज़ेदार बनाते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तीन भी कर सकती हैं, चार भी कर सकती हैं, पाँच भी, 10 भी, 20 भी, जितनी मर्जी लगा लो, राइट। ज़रूरी नहीं है दो फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं अगर तीन फोर्सेस एक्ट करें फिर क्या होता है। अब सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये तीनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं या नहीं। देखो ये तीनों फोर्सेस जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, सबसे पहले देखो क्या दोनों साइड्स पे एक एक फोर्स एक्ट कर रही है। अगर नहीं तो जहां पे एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करिए पहले उनका रिजल्टेंट निकाल लो, पहले उनका रिजल्टेंट निकाल लो। इसको अभी छोड़ दो, इसको एज इट इज हम लोग नीचे बना लेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। जहां पर एक से ज्यादा फोर्सेज एक्ट करेंगे इस साइड पे पहले उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों फोर्सेज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं और पैरेलल भी हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो इनको मैं ऐड कर दूंगा और ऐड करने के बाद क्या क्या डायरेक्शन तो वही होगी, 10 + 5 15 न्यूटन हो जाएगा। जो रिजल्ट जहाँ इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स है 15 न्यूटन हो जाएगी। अब देखो दोनों साइड्स पे एक एक फोर्स एक्ट कर रही है, बिल्कुल दोनों साइड्स पे एक एक फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब निकालेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए देखो कि क्या ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में हैं और पैरेलल भी हैं, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मामला रफा दफा कर सकते हैं। क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन का रूल ये है, एरो छोटा बनाना है, दिखाना है 15 छोटी 20 से। अब सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है 20, 20 में से 15 निकाल दो, कितना बच गया 5 न्यूटन। और डायरेक्शन बनती है वहां पे जहां पे बड़ी फोर्स एक्ट कर रही हो। बड़ी फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, लेफ्ट की तरफ, तो आपकी डायरेक्शन भी लेफ्ट बनेगी। चलो तीन छोड़ो, दो छोड़ो, एक छोड़ो, चार चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब क्या होगा, क्या ये फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये दोनों फोर्सेस जो है ना, ये दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं। तो क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि हाउ टू डील विद परपेंडिकुलर फोर्सेस, तो पहले हम इन दोनों को डील करेंगे और फिर इन दोनों को डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। देखो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं एंड दीज फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज वेल। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, 10 में से 10 माइनस कर दो, कितना आया, 0 आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ये दो फोर्सेस जो है ये आपस में कैंसल आउट कर देंगी, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स बनेगा ही नहीं। ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही है, दोनों आपस में कैंसल आउट कर रही हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बनेगा ही नहीं, हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होती है जो हमने ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक है। अब निकालेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। अब यहाँ पे देखो 15 न्यूटन है और यहाँ पे 20 न्यूटन है, पैरेलल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दो, 20 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ गया 5 न्यूटन। डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, बड़ी वाली फोर्स की डायरेक्शन, विच इज राइट। आई होप इट मेक सेंस यहाँ तक। क्या हो जाए अगर ये फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इन दोनों में जो डायरेक्शन है वो है 90 की। क्या डायरेक्शन है, इन दोनों में डायरेक्शन है 90 की, 90 की डायरेक्शन है इन दोनों के अंदर। अब क्या किया जाए भाई, अब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। अब एक रूल है जिसे कहा जाता है हेड टू टेल मेथड।
एक और है पैरेललोग्राम मेथड, बट वो नहीं मैं कहूँगा, यही करते हैं, ये मजे का। ओके, नाउ इफ द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का है। अगर ये केस है, अगर ऐसा केस है, देन वो यूज अ मेथड जिसका नाम है हेड टू टेल। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना मैं आपको स्टेप वाइज सारा सारा प्रोसीजर बताता हूँ। तो ये एक शवारमा नहीं, अब इस पर मैं ले आया हूँ बर्गर, वो भी जिंगर। So this time we have a zinger burger. This time, okay, we have zinger burger without ketchup. एंड एक बंदा इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक बंदा इसको खींच रहा है राइट की तरफ, और दोनों 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेम फोर्सेज हैं बट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो ये कैंसिल नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इन दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल के लिख लो। जैसे मैंने 10 न्यूटन वाला बाहर निकाल के लिख लिया, इसको मैंने ए का नाम दे दिया। मैं ये 10 न्यूटन वाला जो राइट की तरफ जा रहा था, इसको बाहर निकाल के लिख लिया, मैंने इसको बी का नाम दे दिया। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि इनमें से कोई भी वेक्टर चूज कर लो, चाहे काउंटिंग कर लो 1 से लेकर 10 तक, जिस पर 10 आया उसको चूज कर लो, या ABCD कर लो, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर चुन लो। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिस्सा एक वेक्टर का हेड है और ये हिस्सा एक वेक्टर की टेल है, ठीक है। ये एक वेक्टर की टेल है। अब कोई भी एक वेक्टर सेलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया ए। आपने ए को एज इट इज ड्रॉ करना है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि डायरेक्शन चेंज ना हो। ये वेक्टर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही पॉइंट करेगा, अगर ये वेक्टर राइट की तरफ जा रहा है तो इसका एरो राइट की तरफ ही होगा, ये नीचे ऊपर नहीं हो सकता। डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। अब ए पहले मैंने चूज किया और ए को मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा काम ये होगा कि देखो बेसिकली हेड टू टेल में करना क्या होता है कि हमने एक हेड को एक टेल से मिलाना होता है। हमने एक हेड को एक टेल से मिलाना होता है। अब क्या करेंगे, हम अपने दूसरे वेक्टर को स्टार्ट करेंगे पहले के हेड से, दूसरे वेक्टर की टेल को मिला देंगे पहले के हेड से, और ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ना एक राइट एंगल ट्राइंगल पूरा करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एरोस की लेंथ होती है ना, ये आपको साइज बता रहा होता है, फोर्स की साइज बता रही होती है, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं और अगर किसी तरह मुझे इस साइड का मैग्नीट्यूड मिल जाए, इसकी लेंथ मिल जाए, तो वो ही मेरी फोर्स होगी। और वो मैं निकाल सकता हूँ कैसे, वो मैं निकाल सकता हूँ आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं आराम से अपनी ये लेंथ निकाल सकता हूँ जो कि मेरी फोर्स होगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स, मोर से मतलब बहुत 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 ज़्यादा एग्जांपल्स करते हैं तो मेक श्योर समझ आ जाए। तो देखो, अब ये सवाल है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बंद होगी, नहीं चल रही है। एक शवारमा है, फिर से एक इस पर पराठा रोल है, और एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, एक लग रही है राइट की तरफ। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, आपस में 90 का एंगल है, इसीलिए वी हैव टू यूज अ रूल, a procedure, a method which is known as head to tail। सबसे पहले हम इन दोनों को अलहदा कर लेंगे। अलहदा करने के बाद कोई सा भी वेक्टर चूज कर लो, चाहे ए चूज कर लो चाहे बी चूज कर लो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने यहाँ पे ए चूज कर लिया, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर को मैं पहले की टेल से बनाऊंगा। याद रखो, हमने हमेशा हेड और टेल को मिलाना होता है। तो मैं दूसरे वेक्टर को बनाऊंगा, ये आगे मेरा पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर मेरा बनेगा पहले की हेड से, दूसरे की टेल पहले की हेड से कनेक्ट होगी। और जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो याद रखो, पहले, याद रखो हमेशा वो पहले की टेल से दूसरे की हेड तक बनेगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। जो आपका थर्ड लास्ट फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे की हेड तक जाएगा। आप ये थोड़ी सी मुश्किल लगे चीजें, लेकिन लाइक विल डू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब ये है आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बट इफ यू वांट टू फाइंड द साइज ऑफ दिस फोर्स, तो आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करके हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अच्छा, अब यहाँ पे अगेन मेरे पास एक चीज थी जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है,
अपवर्ड्स 4 न्यूटन्स की और एक फोर्स लग रही है राइट की तरफ 5 न्यूटन्स की, ठीक है। और आपसे कहा यह जाता है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स निकालो, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप दोनों को अलहदा कर लो। अलहदा करने के बाद कोई सा भी एक उठा लो, डजेंट मैटर, ए उठा रहे हो बी उठा रहे हो, बस एक उठा लो। जैसे मैंने यहाँ पे बी पहले उठा लिया इस बार, ठीक है। अब करना क्या है, मैं दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करूंगा और ऐसे ड्रॉ करूंगा कि इसका हेड, इसकी टेल पहले वाले के हेड से कनेक्ट हो जाए। अब देखो इसकी टेल जो है वो पहले वाले के हेड से कनेक्ट होगी। अब तीसरा और फाइनल आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो बनेगा आपके पहले वेक्टर की हेड टेल से लेके दूसरे के हेड तक, पहले की टेल से लेके दूसरे की हेड तक। ये आ गया आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। अब आप इसको एज अ राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करके हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हो, साइन को साइन लगा के, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और आपको आपके रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं और मुश्किल एग्जांपल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो एक मिनट है जो, ओके। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन्स की टूवर्ड्स लेफ्ट, और एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन्स की टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहला काम क्या है, अच्छा ये एरो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, चलो खैर है, अभी समझाने के लिए बस समझ लो, वरना ये एरो बड़ा होना चाहिए था क्योंकि 15 न्यूटन का या 10 न्यूटन का, इससे छोटा होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे मैंने पहले किया, सबसे पहला स्टेप ये है कि इन दोनों फोर्सेस को मैंने अलग कर लिया। अब इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ ए, मैंने ए सेलेक्ट किया। अब दूसरे वेक्टर को मैं ऐसे ड्रा करूंगा कि दूसरे की टेल पहले के हेड से कनेक्ट हो जाए। हेड टू टेल मेथड का मतलब ये है कि आपने एक हेड को एक टेल से जोड़ना है, आपने हेड को टेल से जोड़ दिया, और तीसरा और फाइनल वेक्टर बनेगा पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे के हेड तक। ये आ गया आपके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। अब दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो हाइपोटेनस की, एंड वो आपकी फोर्स होगी। अब एक अगर, अच्छा क्या हो, अगर मैं पहले एक मिनट है, थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, ऑर्डर में रेस नहीं कर सका। अगर मैं पहले बी ले लूँ फिर क्या होगा, क्या आंसर सेम आएगा गलत आएगा? देखो, अगर मैं पहले बी ले लूँ, और हमेशा याद रखो कि हम हेड टू टेल में एक हेड को एक टेल से जोड़ते हैं, तो मैंने दूसरे वेक्टर को बनाया ऐसे कि उसका हेड, उसकी टेल पहले वाले के हेड से जुड़ जाए, और आपका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे के हेड तक होगा। देखो दोनों में, देखो जहाँ पे पहले हमने बी लिया और फिर हमने ए लिया, दोनों में रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन सेम आ रही है, और अगर आप वैल्यू निकालोगे वो भी बिल्कुल सेम आएगी, ओके। बस ये मेक श्योर करना है कि डायरेक्शन चेंज ना हो। देखो बी यहाँ पे भी डाउनवर्ड्स था, यहाँ पे भी डाउनवर्ड्स है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड्स है, ए यहाँ पे लेफ्ट था, यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है। आई होप इट मेक्स सेंस। अच्छा, वैसे ना मैंने सिलेबस ज़रा गौर से देखा है, आप लोगों ने रिजल्टेंट सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स का निकालना है जो आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ऐसे वेक्टर्स की बात ही नहीं की कि जिनमें ना डायरेक्शन डिफरेंट 90 से कम ज़्यादा है, या फिर कोई स्पेसिफिक एंगल है दरमियान में। बट फिर मैं इनकेस आपको ये चीज़ करवा दूंगा, ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। रिजल्टेंट जो वैल्यू, जो यू कैन से मैग्नीट्यूड है, वो अब नहीं निकालना, वो सिलेबस से निकल गया है। बट इससे पहले हम अब कर लेते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का क्या मतलब होता है वो देख लो जरा ध्यान से। ओके, वेयर इज दैट स्लाइड, तो लॉज आ गए न्यूटन के। अच्छा मैं कहीं मिस कर गया हूँ, ठहर जाओ। फोर्स, हाँ यहाँ की बैलेंस फोर्सेस। अच्छा, दो तरह बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है? देखो जब सब फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आए, इसका मतलब ये है कि फोर्सेस बैलेंस्ड है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल कराई थी ना ऊपर, याद है आपको, जिसमें चार फोर्सेस एक्ट करी थी, यहाँ पे चार फोर्सेस एक्ट करी थी, दो ऊपर नीचे थी, दो राइट लेफ्ट थी। अब ऊपर नीचे वाली जो थी वो सेम थी, राइट, उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट सेम बना था तो वो कैंसिल आउट हो गया, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन में था, सेम था, तो कैंसिल आउट हो गया, इनका रिजल्टेंट जीरो बना था। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट
आर बैलेंस्ड, सारी बैलेंस्ड है, ठीक है। जैसे अगर आप एक बॉक्स को आगे की तरफ पुश करना चाह रहे हो बट वो नहीं हो रहा, आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन एक्ट करिए जो कि 10 न्यूटन की है। अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और सेम मैग्नीट्यूड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो बनेगी, आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। अब एक और बात याद रखो कि भाई रिजल्टेंट फोर्सेस तब जीरो होती हैं जब आपका ऑब्जेक्ट या तो रुका हुआ हो या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। अच्छा सर, रुके हुए का तो मतलब समझ आता है बट कांस्टेंट स्पीड से क्या मतलब है? तो ये ना हम आगे जाएंगे, हमने न्यूटन के लॉस पढ़ने तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस याद रखो रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये है कि व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, जब सारी फोर्सेस जो है वो इक्वल होती हैं, वो कैंसिल आउट कर देती हैं, ठीक है, तब रिजल्टेंट फोर्स जीरो बनती है। मतलब सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस हैं, आपका ऑब्जेक्ट या तो अपनी ही जगह पे रुका हुआ होगा, रेस्ट पे होगा, या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। अब अनबैलेंस फोर्सेस वो होती हैं भाई जिसके ऊपर कोई फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। हमने जितनी एग्जांपल्स ऊपर पढ़ी दे आर ऑल अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस आर दोज भाई जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, कोई भी हो, जैसे 10 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स हो, 20 न्यूटन हो, 30 न्यूटन, 40, कोई भी रिजल्टेंट फोर्स हो, ठीक है, एक्ट कर रही हो, ओके। जैसे यहाँ पे बॉक्स है और आप इसको 20 न्यूटन से पुश कर रहे हो और आपका बॉक्स जो है वो 10 न्यूटन की फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स होगी राइट की तरफ होगी 10 न्यूटन की, आपका ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव करेगा, राइट। और एक और बात याद रखो कि व्हेन एवर देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, व्हेन एवर एन अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स का मतलब यही है कि कोई रिजल्टेंट फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट्स। जब भी भाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होगी, जीरो नहीं होगी, कोई रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो वो एक्सेलरेट करेगा। कहाँ पे एक्सेलरेट करेगा? वहां पे एक्सेलरेट करेगा जहां पे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये ऑब्जेक्ट जो है वो राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये वाला भी राइट के, ये वाला लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये वाली गाड़ी जो है वो राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगी, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये दोनों भी राइट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। तो जहां पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी वहां पे आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। आई होप यू गाइस नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। Okay, so we are done for today. We are done with almost 70% of the syllabus. Now we are done. What we are left with Newton के laws, जिसमें पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ आता है। तो we'll do that in the next lecture. अभी के लिए इतना ही। I hope समझ आया हो, मज़ा आया हो पढ़ने में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।